हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपके सामने साइंस की कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो आपका कह सकते हैं उपकरण पढ़ रहे थे और उनका प्रयोग पढ़ रहे थे कि कौन सा उपकरण किस प्रयोग में आता है। आखिर उस उपकरण का प्रयोग हम क्यों करते हैं। कोई भी उपकरण हम इसलिए प्रयोग किया जाता है कि ताकि हमारा जो कार्य हो या कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता हो, कम से कम कार्य करने की इन कह सकते हैं कम से कम समय में हम अपना कार्य कर सकें और हमारी जो एनर्जी है कह सकते हैं हम जो ऊर्जा है उससे कम से कम व्यय कर सकें। इसी वजह से हम किसी भी जैसे कह सकते हैं संसाधन होता है उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैसे बाय मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। आप अगर जितना भी पैदल जाएंगे तो कह सकते हैं आप अपना उतना ही ऊर्जा लॉस करते रहेंगे या उतना ऊर्जा आपका समाप्त होता रहेगा। लेकिन अगर आपके पास संसाधन रहेगा या कह सकते हैं कोई भी वाहन रहेगा तो उससे आप सफ़र करेंगे तो उस सफ़र में कह सकते हैं आपका तो जो भी एनर्जी होगा या कह सकते हैं जो आपकी ऊर्जा होगी वो तो खर्च नहीं होगी। लेकिन हाँ, उस कह सकते हैं जो भी वाहन होगा उसके लिए आपको जो जैविक जो ईंधन लगेगा वो आपकी खर्च होगी। जबकि आपके जो शारीरिक श्रम होगा उसको शारीरिक श्रम आपका नहीं होगा, बल्कि वह वाहन द्वारा आपके सफ़र रास्ता जो होगा तय किया जाएगा। चलिए इसी उपकरण को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। देखिए कुछ उपकरण हमने कहा था विशेष बचे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आज उन उपकरणों के बारे में देखते हुए हम लोग आज का जो ये क्लास होगी इन उपकरणों के बारे में अध्ययन करके समाप्त करेंगे। जो कल की क्लास होगी हम लोग कल की क्लास में देखेंगे यांत्रिकी या मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे गति का नियम हुआ, जैसे कह सकते हैं संवेग संरक्षण हो, संवेग संरक्षण नियम हुआ या न्यूटन का नियम हुआ। ऐसे तमाम नियमों को जानते हुए आखिर ये नियम कहाँ पे उपयोग होते हैं या कह सकते हैं किस परिदृश्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानते हुए कल की क्लास देखेंगे। लेकिन आज की क्लास में देखते हैं कि कौन से आज के उपकरण दिए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। चलिए पहले उपकरण की बात करें तो नेफो नेफोस्कोप होता है। कौन सा उपकरण देखें, नेफोस्कोप का क्या कार्य होता है इसके बारे में देखते हैं। जैसे जो नेफोस्कोप होता है इसका कार्य होता है कि जैसे आप देखे होंगे अगर आकाश या कह सकते हैं वायुमंडल देखते होंगे उसमें कई तरीके के बादल दिखाई देते हैं। और इन बादलों की जैसे जो जो बादल होते हैं इनके ऊंचाई के क्रम से इनके नाम में भी परिवर्तन होता है। और इनका क्या कार्य होता है, नेफ्रोस्कोप का बादलों की ऊंचाई के लिए वेग तथा गति की दिशा होती है। जैसे देखते हैं कि कोई बादल 200 मीटर या कह सकते हैं 2000 मीटर के ऊपर रहता है, कोई 3000 मीटर, कोई 4000 मीटर, ऐसे कह के जो बादल रहते हैं उनकी ऊंचाई मापने के लिए, साथ ही साथ उनकी क्या गति है कह सकते हैं जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उनकी क्या गति हो जा रही है या क्या गति किस गति से जा रहे हैं, ऐसे तमाम घटनाओं के जानने के लिए नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका, नेफोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला बिंदु देखते हैं, कह सकता है अगला हमारा ओडोमीटर। ओडोमीटर का क्या कार्य होता है इसके बारे में देखते हैं। ओडोमीटर का कार्य ये होता है कि जो किसी वाहन होता है द्वारा तय की गई दूरी, जैसे कोई वाहन है उस वाहन में एक देखे होंगे आप सामने मीटर लगा होता है। मीटर ये आपको इंगित करता है कि हाँ ये वाहन इतने दूरी तय कर ली है या इस स्पीड से ये दूरी या कह सकते हैं ये स्पीड से इस दूरी को तय की गई है। ये कार्य ये कौन करता है, ओडोमीटर जो होता है या कह सकते हैं जो आपके वाहन में मीटर लगा होता है वही कार्य करता है ओडोमीटर। ये होता है गति के कह सकते हैं जो आपका वाहन होता है उसके गति पर निर्धारण करता है, गति द्वारा तय की कितनी दूरी तय की गई है उसका मापन करता है। अगला है फोटोमीटर। अगला यंत्र क्या है, या अगला उपकरण क्या है, फोटोमीटर। फोटोमीटर का क्या कार्य होता है, देखिए जैसे आप अगर कह सकते हैं कुछ भी अगर जीव जंतु कह सकते हैं हम जैसे बायोलॉजी पढ़े होंगे कुछ भी थोड़ा उसमें उसमें एक फोटोग्राफ आता है, कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण को ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, अगर आपको पता रहेगा तो जैसे इसमें फोटोमीटर कहा गया, अगर आपको फोटो का मतलब होगा संश्लेषण है कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण। अगर प्रकाश संश्लेषण के बारे में आप जानते रहेंगे तो किससे होगा, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस समय प्रकाश संश्लेषण की मात्रा अधिक होती है, किस समय प्रकाश संश्लेषण की मात्रा कम होती है, ऐसे तमाम घटनाओं को जानने के लिए फोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, फोटोमीटर का। अगला होता है पोटेंशियोमीटर। क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। आखिर पोटेंशियोमीटर का क्या कार्य होता है, पोटेंशियोमीटर का कार्य होता है जैसे कोई सेल है उसकी ईएमएफ का मापन करता है। क्या, ईएमएफ का मापन करता है। कोई सेल होता है उसको देखेंगे उस सेल के अंदर ईएमएफ होगा उसका मापन के लिए प्रयोग किया जाता है कि इस सेल की अवधि क्या होती है, इस सेल की उपयोगिता कहाँ पे होती है, ऐसे तमाम घटनाओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला दिए गए हैं पिक्नोमीटर। अगला क्या है हमारा, पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर का क्या कार्य होता है, देखिए पिक्नोमीटर का कार्य होता है कि जो द्रव होते हैं उनकी विशिष्ट गुरुत्व, जो द्रव होता है द्रव के अंदर जो विशिष्ट गुरुत्व होता है उसका निर्धारण करता है कि इस पदार्थ के अंदर कितना गुरुत्व रहेगा या कह सकते हैं उसमें क्या कार्य क्षमता रहेगी। ऐसे तमाम घटनाओं के लिए किसका मापन किया जाता है, पिक्नोमीटर से हम द्रव जो होते हैं उसके विशिष्ट गुरुत्व के निर्धारण करते हैं। अगला हमारा जो दिए गए हैं पायर हेलियोमीटर का है, पायर हेलियोमीटर। पायर हेलियोमीटर का क्या कार्य होता है, देखिए पायर हेलियोमीटर का क्या होता है, सौर विकिरण का मापन करने के लिए, सौर विकिरण का मापन करने हैं। जैसे जो सूर्य की किरणें आती है कह सकते हैं जब पृथ्वी पर पड़ती हैं वे विकिरण कह सकते हैं किस दर से आ रहे हैं, कह सकते हैं पृथ्वी को किस दर से गर्म कर रहे हैं,
ऐसी तमाम घटनाओं को जानने के लिए कह सकते हैं जो सौर की विकिरण होती है उसमें कौन कौन से परावैंगनिक किरणें आ रही हैं, ये क्या, इन सब तमाम घटनाओं को या कह सकते हैं तमाम जानकारी के लिए उन इन कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पायरोमीटर क्या होता है? पायरोमीटर के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो सौर विकिरण होती है उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले दिए गए हैं पायरोमीटर। अगला क्या दिए गए हैं? पायरोमीटर। पायरोमीटर का क्या कार्य होता है इसका देखें। पायरोमीटर का कार्य होता है जैसे जब कह सकते हैं उच्च तापमान मापने के लिए कह सकते हैं, जो उच्च तापमान होता है कह सकते हैं आप 45 डिग्री से ऊपर अगर तापमान मापना है तो आपको इसे कह सकते हैं जो उपकरण होगा इसका प्रयोग किया जाएगा। पायरोमीटर नहीं तो वैसे देखा जाए तो जो पारा होता है उससे कह सकते हैं आपका थर्मामीटर होता है, उससे आपको जो तापमान होता है उसका मापन किया जाता है। लेकिन जब उच्च तापमान कह सकते हैं 45 डिग्री से अधिक तापमान का मापन करेंगे तो पायरोमीटर नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला दिए गए हैं साइक्रोमीटर। क्या है अगला जो दिए गए हमारा उपकरण दिया गया है वह है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर का क्या कार्य होता है? देखिए साइक्रोमीटर क्या कार्य होता है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र होता है। आपकी जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है, आर्द्रता को मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? सापेक्षिक आर्द्रता का मापन के लिए। हम लोग अब अगला बिंदु देखते हैं, कह सकते हैं अगला उपकरण कौन सा है इसके बारे में देखते हुए फिर हम लोग अपनी क्लास को निरंतर रखते हैं। देखिए अगले उपकरण की बात करते हैं। अगला उपकरण हमारा क्या है? विंड वेन। क्या है? विंड वेन। विंड वेन का क्या कार्य होता है इसके बारे में देखते हैं। अगर विंड वेन की बात की जाए तो ये होता है पवन की दिशा मापने का यंत्र होता है। आप विंड से ही पता चल जाएगा, नाम से ही पता चल रहा है कि विंड मतलब होता है हवा। हवा का वेन का मतलब होता है आरे। कह सकते हैं कि जो पवन होता है, पवन किस दिशा का मापन क्या कह सकते हैं, जो पवन होता है किस दिशा में गति कर रही है कह सकते हैं। आपने सुना होगा कब पूर्वोत्तर पवन होता है, कभी पश्चिमी पवन होते हैं, कभी कह सकते हैं जैसे तमाम पवनों के नाम सुने होंगे। इसका निर्धारण कौन करता है? विंड वेन जो होता है वो निर्धारण करता है कि पवन की दिशा क्या है और उसके दिशा को मापने का यंत्र होता है। उसके बाद दूसरा देखें विस्कोमीटर। क्या होता है? विस्कोमीटर का क्या कार्य होता है इसके बारे में जान लेते हैं। विस्कोमीटर का कार्य होता है कि जो किसी तरल की श्यानता मापने के लिए, जैसे कोई द्रव होता है, द्रव कितना पतला है कह सकते हैं, कितना पतला है इसका श्यानता मतलब होता है उसको नापने के लिए, जो द्रव होता है उसकी श्यानता को मापने के लिए वह कितना गाढ़ा है, ऐसे जो द्रव होता है उसके बारे में जानने के लिए ये कार्य किया जाता है। कौन होता है? विस्कोमीटर होता है। और टेथिस्कोप की बात की जाए तो क्या होता है? टेथिस्कोप होता है कि जैसे जो हृदय होता है, हृदय की जो गति सुनने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे आप कभी अगर जैसे आप बीमार हो जाते हैं, बीमार होने के पश्चात आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स होते हैं टेथिस्कोप को अपने कान में लगा के एक तरफ आपके जो चेस्ट होता है उसके पास करते हैं, तो आपके यह कह सकते हैं जहाँ पे हृदय होता है वहाँ पे वो टच कर सकते हैं उससे, इस यंत्र से आपको सांस लेने के लिए ये कहते हैं, खांसने के लिए कहते हैं। ऐसे तमाम तरीके से आपका जो हृदय होता है उसकी गति का निर्धारण होता है, कह सकते हैं। गति को जब चेक करते हैं फिर आपको बताते हैं कि हाँ ये चीज़ आपको ये कह सकते हैं इस चीज़ की बीमारी है, ये तकलीफ होता है। ये कार्य किससे होता है? जो टेथिस्कोप होता है उसके माध्यम से फिर क्या होते हैं उसके आपसे हृदय की गति सुनी जाती है। देखेंगे आप जो डॉक्टर होंगे एक कान दोनों कान में लगाएंगे, उसके बाद आपके एक हृदय के पास रखेंगे, उससे उनको जो होता है वो हृदय की गति सुनते हैं। गति सुनने के बाद उससे पता चलता है कि आपको किस चीज़ का कह सकते हैं कौन सा रोग हुआ है, किस बीमारी से आप ग्रसित हैं। अगला देखिए स्फेग्नोमैग्नोमीटर। क्या होता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर क्या होता है? स्फेग्नोमैग्नोमीटर इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है रक्तचाप का मापन। कह सकते हैं जैसे आपके शरीर में कभी आप ज़्यादा टेंशन हो जाता है, कह सकते हैं आप ज़्यादा खुशी से, आपको कभी ज़्यादा टेंशन हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है या ज़्यादा खुशी हो जाते हैं, ऐसे तमाम तरीके से जो आपका ब्लड प्रेशर हो कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कह सकते हैं कभी सामान्य रहता है। ऐसी तमाम घटनाओं को जानने के लिए, जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा है या कम हो रहा है या हमारे ब्लड में कितना शुगर है, ऐसे तमाम जो आपकी कह सकते हैं जो रक्त से संबंधित है, कह सकते हैं रक्तचाप से संबंधित होता है, वो किस में नापा जाता है? स्फेग्नोमीटर से आपके ब्लड की कह सकते हैं जो होता है रक्तचाप नापा जाता है कि आपका ब्लड कह सकते हैं आपको बीपी है या शुगर है, ऐसे तमाम जो होते हैं रक्तचाप नापा जाता है। इससे क्या होता है? स्फेग्नोमीटर से क्या होता है आपकी रक्तचाप मापा जाता है कि आपके रक्त में कितना है। सेलिनोमीटर अगला दिए गए। सेलिनोमीटर का क्या कार्य होता है? सेलिनोमीटर का कार्य होता है जैसे कोई विलयन है, कह सकते हैं अगर कोई विलयन है उसमें एक विलय होगा एक विलयन होगा, ये दोनों के मिलने से एक मिश्रण बनता है, वह मिश्रण होता है, उस मिश्रण में उस कह सकते हैं उस विलयन में कितनी लवणता होती है उसके बारे में जानना होता है। जैसे कोई भी अगर मिश्रण है, एक विलयन होगा एक विलायक होगा, जब दोनों खुलेंगे तो एक कह सकते हैं मिश्रण तैयार होगा। उस मिश्रण में कितनी लवणता होती है इस चीज़ का निर्धारण किससे किया जाता है? उस चीज़ का निर्धारण सेलिनोमीटर से किया जाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसी के साथ, जैसे कोई अम्ल होता है, क्षार कब होता है, कब अम्लीय होता है, कब उदासीन होता है। देखा जाए तो जब कह सकते हैं जो पीएच मान होता है 7 से कम होगा, कह सकते हैं जैसे 6.5 होगा या 6 से, या कह सकते हैं आप सीधा बताइए 7 से कम होगा तो वह होगा अम्लीय। क्या होगा? वह विलयन होगा, अम्लीय होगा, कह सकते हैं वह विलयन 7 से कम है
तो 7 से कम अगर पीएच मान है तो वह अम्लीय होगा, 7 से अधिक पीएच मान होगा तो वह क्षारीय होगा। क्या होगा? 7 से कम तो अम्लीय, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होगा। अगर 7 है वह विलयन तो वह होगा उदासीन होगा। क्या होगा? अगर जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन उदासीन होगा। अगर 7 से अधिक है तो वह होगा क्षारीय होगा। अगला बिंदु देखते हैं। अगला दिया है सेलेरीमीटर। क्या है? सेलोरीमीटर। सेलेरीमीटर का क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है कि सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए, सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए सेलेरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला दिया गया है साइक्रोमीटर। क्या है साइक्रोमीटर? साइक्रोमीटर का क्या कार्य होता है? साइक्रोमीटर से हमको साइक्रोमीटर क्या होता है? जैसे शर्करा युक्त विलयन होता है, कह सकते हैं किस उस विलयन में क्या कह सकते हैं, जो शुगर होता है या शर्करा होती है, ये उसकी मात्रता मापने के लिए उसी के साथ साथ उसकी सांद्रता भी मापा जाता है। जैसे कोई विलयन है उसमें शर्करा की कितना मात्रा है और उसमें कितनी सांद्रता है, इसके निर्धारण के लिए क्या होता है? साइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अभी तक आपको जितने भी कह सकते हैं विकिरण कह सकते उपकरण पढ़ाए गए हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आप अगर आपके पास से इससे संबंधित या कह सकते हैं विज्ञान से संबंधित कोई भी बुकलेट पढ़ी हो, क्वेश्चन बुकलेट पढ़ी हो, आप एक बार उससे मैच करिए कि देखिए आपके क्या आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। आप जरूर देखेंगे तो किसी न किसी एग्जाम में हर हाल में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप हल्के में न लीजिए, क्योंकि जैसे अन्य टॉपिक होते हैं आप उसको रिलेट करके क्वेश्चन को सही करने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको याद ही रखेंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस टॉपिक में आपको अगर इससे संबंधित याद नहीं रहेगा तो आप क्वेश्चन को करने में सही समर्थ नहीं होंगे। इसी वजह से इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद इसे रिवीजन करते रहिएगा। ये क्वेश्चन है, जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा तब तक इस पर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से इसको ये रिवीजन करते रहिएगा। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे यांत्रिकी में आपको बताया गया हाँ, जैसे इसमें केपलर का नियम हो गया या न्यूटन का नियम हो गया या संवेग संरक्षण होगा या चाल किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में जानते हैं हम लोग कल की क्लास प्रारंभ करें। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।